नमस्कार, रियल एस्टेट पे मैं निशा पंड्या आपका स्वागत करती हूँ। अब गिनती के दिन बाकी हैं बजट 2025 को आने में, तब सबकी अपेक्षाएं हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इस बार कौन सा तोहफा लेके आ रही है उनके लिए। तो चलते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ और जानते हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। इसी में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रेडाई एमसीएचआई के सीओओ केवल वलंबिया। केवल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते निशा जी। तो जैसे आगे बढ़े, आज जितने इंडस्ट्री टाइकुन्स या इंडस्ट्री लोगों से मैंने बात की, सबका कहना एक ही है, अफोर्डेबल हाउसिंग। जबकि हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी का भी सपना था कि सबका घर होना चाहिए, फिर भी अफोर्डेबल सेगमेंट आज इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? मैम, अफोर्डेबल हाउसिंग जो है निशा जी, उसको हमें समझने के लिए एक मैं शायर की पंक्ति है, अगर मैं उससे शुरू करूँ। वो कहते जरूर। हैं कि नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम। जिसकी जितनी चाकरी उतने उसके दाम। अफोर्डेबल हाउसिंग की जो व्याख्या है निशा जी, वो हम्म। क्या है, हमें पहले वो समझनी चाहिए। हम सब अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग होता क्या है? अगर आप गवर्नमेंट के पैमाने से देखोगे तो उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि जो घर 45 लाख रुपया, मतलब 45 लाख रुपए से नीचे का घर हो, जिसकी लागत 45 लाख रुपए से नीचे का हो, और जो 60 स्क्वायर मीटर से नीचे का घर हो, मतलब करीब करीब 600 स्क्वायर फीट से नीचे का घर हो। अगर ये दोनों पहलुओं को मिलाकर वो जो फिल्टर के अंदर, वो जो फ्रेम के अंदर जो घर बैठता है, उसे हम अफोर्डेबल हाउस कहते हैं। अभी ये जो व्याख्या जो है वो बनाई गई थी 2017 में, हम्म। राइट? अगर मैं ये व्याख्या को आज मुंबई शहर के ऊपर या कोई भी एक मेट्रोपॉलिटन शहर के ऊपर अगर मैं उसको लागू करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि 45 लाख रुपए में वहां पर कोई एक 1 BHK भी मिल रहा है। इनफैक्ट हमारे यहाँ मुंबई में तो महाडा के घर भी 60 लाख से शुरू होते हैं। ट्रू। क्या अगर मैं ये कहूँ कि एक भी अफोर्डेबल हाउस मुंबई सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। सो पहली जरूरत हमें यह है कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग की व्याख्या है जो 2017 में बनाई गई थी, उसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। मैं रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात करूं, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करूं, तो उसको एक टारगेटेड रिफॉर्म चाहिए होगा, राइट? आज घर हम्म। अवेलेबल है, हाउसिंग मार्केट अच्छे से चल रहा है। हम रोज पढ़ रहे हैं, रोज देख रहे हैं कि लग्जरी हाउसिंग इतने मतलब बढ़ रहे हैं, उसकी लागत बढ़ रही है, उसकी जो बिक्री है वो बढ़ रही है। लेकिन जो आम आदमी है, जिसको एक अपना घर का सपना है वो पूरा करने के लिए, ये जो डेफिनेशन को अगर हम चेंज कर पाए, और उसमें से वो 45 लाख रुपए का जो कैप है, अगर वो हटाकर उसको 60 लाख कर दिया जाए, तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं, सिटीजन्स हमारे, जो घर लेना तो चाहते हैं लेकिन उनकी पहुंच से बाहर है, वो सब उसमें आ जाएंगे वो नेट में, क्योंकि उनको PMAY की जो बहुत सारी योजना है उनका लाभ मिलेगा। अभी मैं ये समझता हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग को अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन, उसकी जो एलोकेशन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की, पिछले बजट में अगर आपने देखा होगा, तो हम्म। देर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 66% टू 79,000 करोड़, राइट? आई एक्सपेक्ट के ये बजट में उसको और एलोकेशन मिले। और जो जीएसटी रेट्स जो हैं, जो जीएसटी रेट्स जो होते हैं स्पेशली कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर, जहां पर मैं सीमेंट के ऊपर 28% जीएसटी भर रहा हूँ, मैं स्टील के ऊपर 18% जीएसटी भर रहा हूँ, अगर उसमें भी कहीं कोई कमी की जाए, तो अफोर्डेबल हाउसिंग को और वेग मिल सकता है। उसके अलावा निशा जी, जो इंटरेस्ट रेट सब्सिडीज हैं, जैसे हम्म। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है जिसको हम CLSS कहते हैं, जो PMAY योजना के अंदर मिडिल इनकम ग्रुप्स को मिल रही है, अगर उसमें भी अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, तो आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग को काफी सारा बूस्ट मिल सकता है। सो ये एक कोई एक जादू की छड़ी नहीं होगी मेरे हिसाब से। लेकिन अगर ये जो मैंने जो आपको कंपोजिट प्रपोजल्स बताए, अगर उसको गवर्नमेंट इस बजट में लागू कर पाए, तो मुझे लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग को काफी वेग मिलेगा। तो जिस कहते हैं ना कि हम कहते हैं जो अल्ट्रा रिच या रिच हम घर कहते हैं, उसकी बिक्री के आंकड़े, क्योंकि एक नाइट फ्रैंक का हाल ही में एक रिपोर्ट आया था और उसमें खास बताया गया था पिछले 12 सालों में 2024 में सबसे ज्यादा घर बिके हैं, लेकिन कौन से? जो 2 से 5 करोड़ और 5 करोड़ के ऊपर के घर हैं, उस उन बिक्री के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ते दिखे हैं। लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट, जैसे केवल जी ने अभी बहुत अच्छे से समझाया कि अफोर्डेबल की व्याख्या क्या है,
वो सेगमेंट में अभी खूब खूब स्ट्रगल सब कर रहे हैं, घर लेने वाले भी और घर बनाने वाले भी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, वो भी क्या सही से चल रही है या उसमें भी डिफिकल्टी आ रही है? निशा जी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें कोई एक स्टेक होल्डर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें अफोर्डेबल घर बनाने हैं, जो मैंने आपको व्याख्या बताई आपके हुँ, पहले प्रश्न हुँ, के जवाब में। उसके अंदर बंद बेचता अगर कोई घर है और हुँ, तो फिर वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लागू होता है या एलिजिबल होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जीएसटी के रेट से डेवलपर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। तो हुँ। आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, राइट, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कोई घर बनाना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए आज की तारीख में अगर आप मुंबई जैसे शहर की बात करें तो पीएमएवाई में आपको कोई घर नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है आपको द्रोणागिरी में, रायगढ़ में कहीं पर आप अगर देखोगे तो आपको मिल सकता है, जो है ऑलमोस्ट वो आपकी डोंबिवली पेरीफेरी कल्याण में के है। आगे जाएँगे तभी जाके मिलता है, और वो जी ट्रैवलिंग अगर मुंबई करना है तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे निकल जाते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आवास योजना तब तक मतलब वो काफी बेहतरीन स्कीम है टू बी ऑनेस्ट। पर उसको अगर असरकारक, उसको अगर आपको बहुत सारे जनमानस तक पहुंचाना है तो हमें ये ट्वीक ऑफ द डेफिनेशन करना ही पड़ेगा। तभी प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी बहुत बहुमूल्य स्कीम्स जो हैं वो बड़े शहरों में लागू हो पाएगी। वहीं अगर केवल जी देखने जाए तो टैक्स की बर्डन के नीचे भी कई मिडिल क्लास दब रहे हैं। आपको लग रहा है ये न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम, इसमें ये मिडिल क्लास पिस रहा है, और क्या इनको कोई राहत टैक्स पे, क्या टैक्स के बेनिफिट पे मिलनी चाहिए? निशा जी, टैक्स पेमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। जब मैं ये कह रहा हूं तब मुझे बड़े दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि सिर्फ 2 या 3% लोग जो हैं, जो इंडिया के सिटीजन हैं, वो ये टैक्स भरते हैं। तो अगर गवर्नमेंट अगर एफर्ट्स लगाती है रेवेन्यू इंक्रीज के लिए, टैक्स नेट कलेक्शंस बढ़ाने के लिए, तो उसमें बिल्कुल गलत नहीं है। इनफैक्ट हमें टैक्स भरने चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। हावेवर, व्हेन बाइंग टैक्स, जब वो जो होम बायर्स जो होते हैं वो ज्यादातर नौकरी पेशा लोग होते हैं, राइट, जो अपना टैक्स भरने के बाद जो उनके पास सैलरी आती है उसमें से वो अपना घर खरीदना चाहते हैं। तो हम थोड़ा समझ ले कि उनके ऊपर क्या टैक्स का जो इम्पैक्ट है। हुँ, तो हुँ, आज अगर मैं कोई अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदता हूँ तो मुझे 5% जीएसटी ऊपर भरना है। अगर मैं थाना जैसे शहर में घर लेता हूँ तो मुझे 7% स्टैंप ड्यूटी है। अगर मैं मुंबई जैसे शहर में घर लेना चाहता हूँ तो मुझे 6% स्टैंप ड्यूटी है। सो 6 + 5, राइट। उसके अलावा मैं ऑलरेडी जो कैपिटल गेन्स, अगर मैं उसकी बात करूँ या बाकी के टैक्सेस की बात करूँ, तो उसका भी एक लागत होता है। फिर इन जो मेरा जो लोन पेमेंट जो है, वो लोन पेमेंट भी अभी भी सिर्फ जो जो इंटरेस्ट का जो 2% है। मतलब अगर मैं होम लोन इंटरेस्ट भर रहा हूँ तो उसमें से 2 लाख रुपया एज पर सेक्शन 24B जो आपको टैक्स फ्री मिलता है। हुँ। तो लेकिन कोई भी पूरे साल, कोई भी होम लोन का पूरे साल में से अगर सिर्फ 2 लाख रुपया ही आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, जबकि मैं उसका पेमेंट टैक्स भरे हुए पैसों के बाद जो मेरी इनकम है उसमें से कर रहा हूँ, तो वो एक काफी एक इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है होम बायर्स के ऊपर। तो मेरा ये रिक्वेस्ट और मेरी ये आशा है कि सेक्शन 80C जो है, जहां पर आज करंट डिडक्शन 1.5 लाख रुपए का है, वो उसको करीब करीब 3 लाख रुपया होना चाहिए, 2.5 से 3 लाख रुपया होना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है इस बार के बजट में 2025 में। और जो सेक्शन 24B है, जिसमें डिडक्शन ऑफ होम लोन इंटरेस्ट इज समवेयर अराउंड 2 लाख रुपीज, उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपया करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो लोन्स हैं और जो होम धारक जो अफोर्डेबल हाउस लेना चाहते हैं, जो फर्स्ट हुँ। टाइम होम बायर्स हैं, उनको काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा निशा जी, मेरी ये आशा है, और शायद ये आशा मेरी मैं कहता हूँ कि काफी मतलब 2 साल से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट से। मैंने अलग अलग इंटरव्यू में बताया भी है कि जो हुँ, हुँ। सेक्शन 80EEA है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए जो है, जो वैल्यू उनका 45 लाख रुपए का अगर है, तो उनको सेक्शन 80EEA के अंदर 1.5 लाख रुपए का अलग से इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है। वो वहां पर 45 लाख रुपए का जो कैप है वो हटा के अगर 60 लाख रुपया कर दिया जाए तो एक ब्रॉडर प्रोजेक्शन होगा सिटीजन्स को, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है वो उसमें आ पाएंगे। तो मेरा अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टैक्स डिडक्शंस जो है वो एक्चुअली टैक्स डिडक्शन नहीं है, उसको वो तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि जो भी लोग टैक्स भर रहे हैं वो ज्यादातर लोग वो लोग होते हैं जो अपना जो लोग अपना टैक्स भरने के बाद जो घर वगैरह लेते हैं, तो उनको वो सुविधाएं अलग से मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
लोगों के हाथ में पैसे आएँगे तो वो खर्च करेंगे, तो कंज़म्पशन अभी हम देख रहे हैं उस पे काफ़ी रोक लगी हुई है, लोगों के हाथ में पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए। ऐसे में एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की अपेक्षा थी बजट में, लेकिन वो अभी आ गई, वो है 8th पे कमीशन। बल्कि अभी हम सोच रहे हैं उसकी अनाउंसमेंट भले ही हो गई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होते-होते ऑलमोस्ट 1 साल निकल जाएगा, शायद अगला बजट आ जाए, उसके बाद में वो इम्प्लीमेंटेशन हो। लेकिन क्या इससे कोई आपको लग रहा है रियल एस्टेट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अगर कोई भी एक ये ट्रेंड रहा है, हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है कि जब कभी भी आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, हुँ, राइट, तो आपकी जो खर्च करने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। जो 7वां पे कमीशन आया था, 7th पे कमीशन जब आया था, अगर आप उसके आंकड़े भी अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अ, जैसे ही 7th पे कमीशन डिक्लेयर हुआ था 2017-18 में, घरों जो जो घर की जो खरीदारी है उसमें 17 to 18% का एक इजाफा देखा गया था। सो वो एक प्रूव करता है कि अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी या एस्टेट जो है, जो एक स्थावर और जंगम मिलकर जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसके तरफ लोगों का हमेशा हुँ, झुकाव रहता है और वो हमेशा से उसको हेल्प करेगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये जो 8th पे कमीशन जो डिक्लेयर अभी, आई थिंक इट इज जस्ट अ ब्रीफ विच हैज बीन डिक्लेयर्ड, अभी तक उसकी डिटेल्स बाकी है। जी, मैं जी। आशा करूंगा कि वो जल्दी से लागू हो जाए, और उससे क्या होगा कि जो मेजोरिटी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं, जो स्पेशली सैलरीड क्लास का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहते हैं, तो उनका जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी, और उससे क्या होता है कि जो उनकी जो एक घर खरीदने की जो भावना है उनको एक और वेग मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है वो बिल्कुल रियल एस्टेट को हेल्प करेगी। बट आई थिंक एज यू राइटली सेड दैट ये बजट के पहले तो उसका इम्प्लीमेंटेशन काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो होगा मुझे लगता है कि घरों की जो खरीदारी है उसमें काफी वेग मिलेगा। होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि बजट से पहले ही अनाउंसमेंट हो गई तो एक राहत मिली कि चलो आगे जाके लोगों के हाथ में पैसे तो ज़रूर आएँगे। जी। लेकिन हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट में घर तो आते ही हैं, लेकिन ऑफिसेज़ भी आती हैं, रोड्स भी आते हैं और बहुत कुछ आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक नींव है किसी भी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। आपको हम्म। लगा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ खास इस बार, क्योंकि हम देख रहे हैं मुंबई की काया पलट तो हो रही है, लेकिन क्या हम पूरे भारत की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना महत्व का है और उसके लिए क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं इस बजट में? मैडम, 2014 से निशा जी हम ये देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ये जो गवर्नमेंट है उनका काफी भारी झुकाव रहा है। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है वो नेचुरल होता है, और डेवलपमेंट जो है वो रेगुलेटेड ग्रोथ होता है। तो ये जो डेवलपमेंट की तरफ जो झुकाव है गवर्नमेंट का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी बड़ा योगदान रहा है। अगर आप पिछला बजट देखें तो 10 लाख करोड़ की लागत रिजर्व रखी गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जो कि पिछले जीडीपी का 3.3% था। राइट, सो और वही झुकाव अभी भी गवर्नमेंट का रहेगा, और मैं मानता हूं कि इस बार वो जो 10 लाख करोड़ जो रिजर्व रखे गए थे बजट में, उसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी होने की मैं आशा रखता हूं। और उसमें मेनली ये जो पैसा जो रिजर्व रखा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसमें उसके मैं 3 बड़े आयाम देख रहा हूं जहां पर वो खर्च होगा। एक तो है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, जहां पर जैसे आप मुंबई में आपने बताया, जैसे काया हुँ। पलट हो रही है, तो मेट्रो है, रीजनल ट्रेल नेटवर्क्स हैं, हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स हैं, बुलेट ट्रेन हैं, उसके ऊपर काफी सारा एक हिस्सा उसका खर्च होने की मैं आशा रखता हूँ। और दूसरा है हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज। आपने देखा हुँ। होगा 2014 से वो क्वाड्रपल डेवलपमेंट की जो बात चल रही थी, जहां पर 4 बड़े मेट्रो सिटीज को जोड़ा गया था, और वो जो ऑलरेडी वो जोड़ चुके हैं उनको। वैसे ही अभी जो डेवलपमेंट ऑफ जो कॉरिडोर्स हैं, जो वो गोल्डन क्वाड्रपल को जोड़ सकते हैं पूरे कंट्री से, हुँ। उसके ऊपर हमारे देश की पूरी नजर रहेगी। और मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जैसे मेरुत दिल्ली एक्सप्रेसवे है, उनका जो हुँ। डेवलपमेंट जो अभी होने जा रहा है उसके ऊपर काफी सारा पैसा खर्च होगा। और लॉजिस्टिक्स पार्क, अगर मैं हाउसिंग और रियल एस्टेट की बात करूं तो वो एक बहुत अहम हिस्सा रहेगा, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड होगा वो हुँ। खर्च होगा, और इन्वेस्टमेंट इन लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग, इट विल डायरेक्टली सपोर्ट द कमर्शियल रियल एस्टेट एज वेल। बहुत सही बात कही, क्योंकि हम देख रहे हैं पेंडेमिक के बाद अब जाके धीरे-धीरे कमर्शियल सेगमेंट में थोड़ी बढ़त दिखी है, वहाँ पे थोड़ा ग्रोथ आता हुआ दिखा है। ऐसे में हम देखने जाएँ तो स्मार्ट सिटी, क्योंकि अब जब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतनी नई सिटीज़ एक्सप्लोर होंगी। लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत हाल ही में हमने सुना देवेंद्र फडणवीस जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने भी कहा कि हम इनोवेशन सिटी बनाएँगे। जैसे ही हमने गिफ्ट सिटी देखी है गुजरात में, वैसे इनोवेशन सिटी महाराष्ट्र में भी बनेगी। तो ये
एक नया डेवलपमेंट ट्रेंड आप देख रहे हैं? क्योंकि हर अगर एक राज्य में बना है और दूसरे राज्य के सीएम भी सोच रहे हैं ऐसा कुछ बनाना, तो क्या ये एक बड़ी पहल होगी और उसके लिए कोई खास इंसेंटिव महाराष्ट्र के लिए भी सोच सकते हैं हम? निशा जी, ये एक बहुत अच्छी पहल है जो सीएम साहब ने अभी जिसकी घोषणा की है। हालांकि गिफ्ट के तौर पे हम गुजरात में उसका एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन देख चुके हैं। हुँ। मेरा मानना यह है कि हर एक सिटी का अपना एक इकोनॉमिकल स्पाइन होना चाहिए। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, अगर मैं आपको ये पूछूं कि महाराष्ट्र में 10 बड़े सिटीज का नाम बताए, आप शायद 5 या 6 गिनाकर शायद रुक जाएंगी। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि नंदुरबार जैसा एक छोटा सा ट्राइबल सिटी है नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र में, वो एक्सपोर्ट करता है, राइट। लेकिन नंदुरबार आज भी ट्राइबल है, राइट। अगर आप नांदेड़ की बात करें, अगर आप ऐसे छोटे सिटीज की बात करें, तो उनकी कोई इकोनॉमिकल स्पाइन नहीं बन पाई है। सो मैं एक अर्बन प्लानर भी हूँ, एक आर्किटेक्ट भी हूँ और एक डेवलपर भी हूँ। हुँ, तो मेरे छोटे से लिमिटेड नॉलेज से मुझे ऐसा लगता है कि इनोवेशन सिटी इज अ ग्रेट आइडिया। लेकिन हर एक सिटी को, जो अपने एग्जिस्टिंग सिटीज हैं जो आज डिटीरियोरेट हो रहे हैं, वहां से लोग माइग्रेट करके बड़े सिटीज में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो बड़े सिटीज हैं उनकी और तकलीफें बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा एक रीजनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए जहां हर एक सिटीज को एक पर्टिकुलर इकोनॉमिकल स्पाइन दिया जाए, तो आई हुँ। थिंक वो सिटी का विकास बहुत अच्छे से होगा, रादर देन इन्वेस्टिंग करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज इनटू वन पर्टिकुलर न्यू कॉन्सेप्ट लाइक गिफ्ट सिटी और इनोवेशन सिटी। ऐसा हमारा पर्सनल मानना है। अगर आप देखो तो जो स्मार्ट सिटीज का जो मिशन शुरू हुआ था, राइट, उसमें हुँ, 77,000 करोड़ अभी तक इन्वेस्ट हो चुके हैं सिंस 2015, राइट। लेकिन हुँ, उसका जो इम्प्लीमेंटिंग रिजल्ट जो होना चाहिए वो अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, राइट। तो मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि ये 77,000 करोड़ जो हम लोगों ने स्मार्ट सिटीज मिशन में खर्च किए हैं, अच्छी बात है, हम सिटीज को रिन्यूअल करना चाहते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं उनको अगर हम बूस्ट करने के लिए, उनको अगर हम सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, अगर उनके रीजनल, अगर हर एक सिटीज में एक चीज तो ऐसी होती है जो उनकी खुद की यूनिक होती है, जैसे मैंने आपको नंदुरबार का एग्जांपल दिया, तो क्यों हुँ। ना नंदुरबार का जो एग्रो इंडस्ट्री है उसको हम सपोर्ट करें, राइट। क्यों नहीं उसको हम लोग टैक्स हॉलीडेज दें। तो हो सकता है कि वो जो इंडस्ट्री वहां पर ऑलरेडी स्ट्रांग है वो और बेहतरीन बने, और उससे और लोगों को रोजगार मिले, ताकि उन लोगों को दूसरे सिटीज में जाने की जरूरत ना पड़े। ये मेरा पर्सनल मानना है, ये मेरा एक छोटी सी मेरी सोच है, शायद मैं गलत भी हूँ। दूसरा, हाँ, अगर आप इनोवेशन सिटी बना रहे हो या इनोवेशन जोन्स बना रहे हो, तो हमें ये हुँ, हुँ। देखना बहुत जरूरी है कि आप उसका प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हो। एक एग्ज़ैक्टली एक यही मेरा सवाल है क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसी जगह है कहाँ पे? जी, मुझे लगता है वो कोई नया सिटी शायद नहीं वो बात कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिटीज है, मुझे ऐसा लगता है कि नवी मुंबई है, पुणे है, उनको वो पिक करेंगे, उनके पेरिफेरल एरियाज को, और वहां पर वो ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ावा देंगे जहां जो नए दौर की टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, जैसे साइबर सिक्योरिटी है। साइबर हुँ, सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रेसिंग ऑक्यूपेशंस राइट नाउ इन द एंटायर वर्ल्ड। एआई है, हुँ, सस्टेनेबिलिटी है। अगर अगर ऐसी चीजों को आप इकट्ठा करके उनके ऊपर काम करने वाले जो स्टार्टअप्स हैं, उनके ऊपर काम करने वाले जो कंपनीज हैं, उनको आप टैक्स हॉलीडेज देंगे, उनको आप सब्सिडीज देंगे, तो शायद वो वहां पर अच्छे से काम कर पाएगी। अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम अमेजोन जैसी कंपनी को, अगर हम विद्युत दरों में, मतलब जो उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी दर है उसमें हम लोग हुँ। छूट दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट ला रहे हैं, तो वही चीज अगर मैं कोई छोटी कंपनी को जो इंडिया की है उनको मैं दूं, तो शायद वो भी अच्छा सा काम कर पाएगी। सो इनोवेशन सिटीज इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, पर उसका इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म, उसका मॉडल, उसके ऊपर हमें खास ध्यान देने की जरूरत होगी। हम सस्टेनेबिलिटी पे आएँगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि हम जब महाराष्ट्र की बात करें या मुंबई की बात करें क्योंकि हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम देख रहे हैं नई नया एक मुंबई का रीजन देख रहे हैं खुलते जा रहा है, तीसरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हम देख रहे हैं समृद्धि महामार्ग तो महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं, लेकिन कोस्टल रोड हो गया, अटल सेतु हो गया। क्या इससे फ़र्क पड़ा है? क्या वहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ा है? मैडम, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत खास तकिया कलाम है जिसको बोलते हैं डेवलप एंड बिल्ड। यू शुड ऑलवेज डेवलप एंड बिल्ड रादर देन बिल्ड एंड डेवलप। मैं हुँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। कैलिफोर्निया में, मैंने शायद आपको एक बार पहले बताया था ये बात, कि जी। कैलिफोर्निया में जब ऑयल मिला था, तब उन्होंने वो पूरा एरिया जो है उसमें सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, और फिर उन्होंने कुछ योजनाएं रखी ताकि लोग वहां पर जाएं। और हुँ, वही टाइम पे हमने रांची में बीएचईएल का प्लांट डाला था, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और रांची का नाम आपने और मैंने जब तक महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं सुना, तब तक हम लोग शायद नहीं सुने थे, क्योंकि उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगभग शून्य था।
सो बिल्ड एंड डेवलप इज द राइट मैकेनिज्म। और इंफ्रास्ट्रक्चर आने से, जैसे आपने जो मुझे नाम लिए, समृद्धि महामार्ग है, अटल सेतु है, वो क्या होता है, वो एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ते हैं। और जब आपका कनेक्टिविटी आसान हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो जो एरिया ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है पॉइंट नंबर ए के जरिए, तो उसका डेवलपमेंट भी फास्ट पेस होता ही है। इट इज कॉल्ड रिबन डेवलपमेंट इन अर्बन लैंग्वेज, इन अर्बन हम्म। प्लानिंग लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड रिबन डेवलपमेंट। सो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनका मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, और बहुत अच्छा इम्पैक्ट आगे भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सेक्टर्स हैं जिनको वो जोड़ते हैं, उनका अनपैरेलल विकास होता है। So हम्म। yes, there is a very focused and positive impact of this infrastructure developments over MMR. तभी हमने देखा पिछले जुलाई वाले बजट में रेंटल हाउसिंग पे जोर दिया गया। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की या मुंबई की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, सोल्ड पेंड लैंड ले लीजिए, या बहुत सारी ऐसी सरकारी जमीनें हैं जो इसको अनलॉक करने की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि इस पे इस बजट में कुछ तो आना चाहिए? क्योंकि मुंबई में जो बाहर से आते हैं माइग्रेंट, उनके लिए रेंट पे घर लेना और यहाँ पे घर खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे क्योंकि न्यूयॉर्क में हम देख रहे हैं, मैनहट्टन जैसे सिटीज हैं जो सरकार खुद चला रही है रेंटल हाउसिंग बेस पे। तो क्या हम ऐसे रेंटल हाउसिंग सरकार खुद, स्टेट सरकार ऐसी खुद बना नहीं सकती? So you are very right, but I think सरकार ने ऑलरेडी 2007-8 में ये पहल की थी। हम्म। महाराष्ट्र सरकार ने रेंटल हाउसिंग स्कीम ले आए थे 2007-8 में, जो 2008-9 से इम्प्लीमेंट होने शुरू भी हो गए थे। अ, इसमें जैसे हमेशा होता है हमारे साथ, इज दैट द स्कीम कम्स आउट विद अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, पर उसका जो इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म जो है वो वीक हो जाता है। अगर आप देखोगे तो मुंबई सिटी में, सॉरी एमएमआर रीजन में, 2008-9 में देयर वर 43 स्कीम्स विच वेर फोकसिंग ऑन रेंटल हाउसिंग डेवलपमेंट, जिसमें हम्म। कॉन्सेप्ट ये था कि आप रेंटल हाउसिंग के घर बनाएं, और उसके जो एफएसआई है उसके 2 गुनी एफएसआई आपको सेल बिल्डिंग के लिए मिलती है, ताकि रेंटल हाउसिंग जो है वो भी बन पाए और आपका सेल कंपोनेंट भी बन पाए। तो और ये जो रेंटल हाउसिंग था वो अल्टीमेटली हमें एमएमआरडीए को, या जो कोई भी अर्बन लोकल बॉडीज थी जहां पर वो बन रहे थे, उनको हैंड ओवर करना था। तो वहां तक तो काम बराबर हुआ। लेकिन उसके बाद जो हैंड ओवर जो हुआ है, वो अल्टीमेटली हुआ क्या है, भगवान न करे कहीं समझ लो भिवंडी में कोई एक बिल्डिंग गिर गई थी, तो उनके जो विस्थापित लोग थे, उनको वो रेंटल हाउसिंग स्कीम में जगह दी गई। ओ। पुलिस के हाउसिंग बहुत कम हुआ करते हैं, तो जहां जहां नई रेंटल हाउसिंग स्कीम्स बनी, वहां पर जो पुलिस पर्सनल जो होते हैं, उनको वो घर दिए गए। तो जो रेंटल हाउसिंग की जो जो कॉन्सेप्ट थी, उसको फॉलो नहीं किया गया है। और वो जो हाउसिंग यूनिट्स नए बने हैं, ऑब्वियसली उनका एक अच्छा यूज हुआ है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, जो विस्थापित है, उनको गए हैं। पर वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। रेंटल हाउसिंग हम्म। में आज डेवलपर्स क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि रेंटल हाउसिंग स्कीम को बनाने की जो लागत है, राइट, उसको बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा है, उसके ऊपर जो प्रीमियम्स भरने पड़ रहे हैं, उसके ऊपर जो मुझे जीएसटी भरना पड़ रहा है, वो मुझे आज की तारीख में इतना फिजिबल नहीं लग रहा है। सो अगर रेंटल हाउसिंग स्कीम में थोड़ी टैक्स की अगर छूट दी जाए, अगर थोड़े सब्सिडीज दी जाए, मैं अगर ये कहता हूँ कि मुझे कोई फाइनेंशियल सब्सिडी नहीं मांग रहा हूँ मैं, राइट, हम्म। अगर रेंटल हाउसिंग स्कीम बनाने वाले डेवलपर को प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट दिया जाए फॉर द सेल कंपोनेंट, या उनको जो उनका जो बिजली का बिल है उसमें कुछ राहत दी जाए। मैं कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं मांग रहा हूँ, पर ये मांग रहा हूँ कि उनको कुछ एनकरेजमेंट करने के लिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, ताकि ज्यादा डेवलपर्स रेंटल हाउसिंग स्कीम्स में आए। क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही होगा। गवर्नमेंट हम्म। एजेंसीज उतने घर नहीं बना पाएंगी जितने प्राइवेट सेक्टर के डेवलपर्स बना पाएंगे। तो उनको आकर्षने के लिए, उनके लिए वो स्कीम आकर्षित करने के लिए, हमें लगता है कि थोड़े हमें रेंटल हाउसिंग स्कीम्स में टैक्स इंसेंटिव्स की काफी आवश्यकता रहेगी। बहुत सही कहा, क्योंकि आज हम जब मुंबई में रहते हैं तब पता चलता है, जो बाहर से लोग आते हैं, बच्चे यहाँ पे काम करते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए घर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में रेंटल हाउसिंग एक नया एवेन्यू खोल सकता है, जी। जब उन बिल्डर्स को, डेवलपर्स को थोड़ा इंटेंसिव, उनको कोई मदद दी जाए, उनको एनकरेज किया जाए। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी। अभी तो प्रदूषण से सब लोग जूझ रहे हैं, दिल्ली का हाल पता, और मुंबई भी अब उससे अछूता नहीं रहा है। जी। ऐसे में क्या ग्रीन बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग्स ग्रीन बिल्डिंग नहीं हो सकती? क्या उनके लिए ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, या डेवलपर्स बना नहीं रहे हैं? बजट में क्या एक्सपेक्ट करें, जैसे हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं? मुझे लगता है कि यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी आर सेंट्रल टू इंडियाज लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत बार अलग अलग मंच पर कहा है, हम्म। और उसको करने के लिए मुझे लगता है कि सरकार काफी कटिबद्ध है।
अभी अगर आप मुझे पूछे कि क्या मेरी अपेक्षाएं हैं, तो मुझे मुझे लगता है कि बजट के दिन, एज फार एज द रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स आर कंसर्न, मुझे लगता है कि देयर शुड बी एन इंक्रीज्ड फंडिंग फॉर सोलार एंड विंड प्रोजेक्ट्स। जो हम्म। इंडिया ने ये कमिट किया है पिछले बजट में कि 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक वो इंडिया में बनाएंगे। और आज की तारीख में जहां हम 2025 में खड़े हैं, हम सिर्फ 175 गीगावाट एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से खड़ी कर पा रहे हैं। तो एक काफी बड़ी लंबी मजल है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं माइल्स बिफोर आई स्लीप, आई हैव टू वॉक माइल्स बिफोर आई स्लीप। वही वाली हालत है हमारी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग टू हैव एन एनहांस्ड इंसेंटिव फॉर रूफटॉप सोलर एंड विंड फार्म्स इन द अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री। सेकंड इज ग्रीन बिल्डिंग इंसेंटिव, जो आपने काफी एक अच्छा मुद्दा उठाया है कि अगर मैं कोई ग्रीन बिल्डिंग बनाता हूँ, या कोई ग्रीन बिल्डिंग या एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाता हूँ या बेचता हूँ या खरीदता हूँ, तो मुझे क्यों ना कुछ लाभ मिले, ताकि वो सेक्टर को बढ़ावा मिले। आज की हम्म। तारीख में ग्रीन बिल्डिंग्स ज्यादा बन क्यों नहीं रहे हैं? मैं सिर्फ सर्टिफिकेशन की बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, हमारे पास आज ग्रीन सीमेंट उपलब्ध है, लेकिन ग्रीन सीमेंट बाजार में मिलता हुआ जो ट्रेडिशनल सीमेंट है उससे 5 गुना महंगा है। तो कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर उसको यूज करने में इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि उसके प्रोडक्ट की लागत बढ़ जाती है। राइट। तो ऐसी चीजें जो अवेलेबल हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकती हैं, जो हमें हेल्प कर सकती हैं ग्रीन बिल्डिंग्स और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाने में, उसके ऊपर काफी सब्सिडीज आनी चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ये मतलब तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि ये चीज सुनी जाए हमारी, और जो ग्रीन बिल्डिंग्स और ग्रीन मटेरियल्स जो हैं उसके ऊपर काफी सब्सिडीज का प्रावधान किया जाए। एंड कार्बन क्रेडिट रेटिंग, ये हम्म। बहुत बहुत सारा यूज किया गया एक एक टर्मिनोलॉजी है, इसको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे देशों में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग चल रहा है, और वो हमें रियल एस्टेट सेक्टर में भी लागू होना चाहिए। अगर मैं मेरे बिल्डिंग में, अगर उसको ग्रीन बिल्डिंग बनाता हूँ, उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाता हूँ, तो मैं 5 साल के अंदर जितना भी ट्रेडिशनल एनर्जी सेव करने वाला हूँ, उतना मुझे एक इंसेंटिव मिलना चाहिए, उसकी जो वैल्यू जो आती है। जैसे अगर आपको हम्म। पता होगा, आपको लोग बताते होंगे कि एक जो पेड़ होता है वो अपनी 80 साल की जिंदगी में 3.5 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन हमें दे रहा है। राइट। तो हमें वो इवेल्युएट कैसे करना है वो हमें पता है। वैसे ही एक ग्रीन बिल्डिंग अगर कोई बनता है, तो वो कितना कन्वेंशनल एनर्जी बचाता है, उसका वैल्यू निकाल के वही वैल्यू को अगले 10 साल में डिवाइड करके वो बिल्डिंग को उतने रिबेट्स या उतने सब्सिडीज मिलने चाहिए। अगर अगर ये सब चीजें बाहर आ जाए, तो आई थिंक ग्रीन बिल्डिंग्स को वेग मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इंडिया इज थर्ड इन मेकिंग एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। हम लोग पीछे नहीं हैं। पर इसको अगर एक नंबर पे लेके जाना है, तो हम्म। ऐसे इंसेंटिव से काफी मदद मिलेगी। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब भी प्रदूषण की बात होती है तो पहला जो बैन लगता है ना, वो बिल्डिंग बनाने वालों पे ही लगता है। इसलिए मुझे ये पूछना पड़ा, क्योंकि सबसे जी। पहले जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। तो जी। अपेक्षा है कि जल्दी से ऐसे ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए कोई प्रावधान आए, ताकि हम प्रदूषण मुक्त हो सके और हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हम जहाँ रहते हैं, हमारा घर जो है वो सालों साल चलता रहे, टिकता रहे। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे हमने टॉपिक्स आज छेड़ दिए हैं। होपफुली हमारी बात फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंच जाए, और अपेक्षा करते हैं कि हम सब की बेनिफिट में हमें बहुत सारे तोहफे इस बजट से मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया केवल जी, समय निकाल के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। थैंक यू सर। धन्यवाद दिशा जी। थैंक यू।